पता है सभी लोगों ने बोला है प्रॉफिट पे होंगे, तो यार कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि लोग आपको करने नहीं देते। दिलीप जी, आपकी गलती नहीं है, अभी तक आप लॉस में हो, आपको सिखाया नहीं गया कि बिना स्टॉप लॉस के भी बड़ा पैसा बन सकता है। अंशुमन जी, आपकी भी गलती नहीं है, आपको सिखाई ही गलत चीजें जा रही हैं, सिखाया ही जा रहा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, ऊपर बाय करो, स्टॉप लॉस लगा के बैठो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। तो यार वहां पे ना हमें खुद को भी सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि हम हर चीज का ब्लेम बिग प्लेयर पे नहीं डाल सकते। हम ये नहीं बोल सकते बिग प्लेयर ने ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर ने ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक को गिरा दिया। अरे भाई बेवकूफ तुम हो गए ना, तुमने ऊपर बाय किया है। अब इमेजिन करो कोई बंदा, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई बंदा बार बार एशियन पेंट को ब्रेकआउट समझ के ऊपर बाय कर रहा है, फिर एसएल हिट हो रहा है उसका नीचे, फिर वो बिग प्लेयर को गाली दे रहा है कि बिग प्लेयर ने ट्रैप किया है। अरे भाई तुम बेवकूफ की तरह ऊपर बाय कर रहे हो, चुपचाप नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, नीचे बाय करो, ऊपर बेचो, बहुत पैसा बनेगा। तो हमें सही चीज सीखने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द बिग प्लेयर, वी शुड लर्न करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। सेम एग्जांपल में जो मैंने बोला कि 40 स्टॉक आपने 2 साल तक सिर्फ होल्ड किए, आप प्रॉफिट में होते। अब एक स्टेटमेंट और बोलूं, 40 के 40 स्टॉक में आपका मान लो 5% का एसएल भी लगा हुआ है। अब होते आप लोग प्रॉफिट में। अगर आपने एसएल भी लगाया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं 40 में से 40 स्टॉक में आपका एसएल हिट हो जाता। टारगेट पे हिट होने से पहले एक बार स्टॉक को गिराया जाता है, सो दैट जो कमजोर लोग हैं, जो वीक हैंड्स हैं, जो वोलेटिलिटी झेल नहीं सकते, उनको मार्केट से धक्के मार के निकाल दिया जाए। एम आई क्लियर? अच्छे स्टॉक को गिराया जाता है ताकि कमजोर आदमी अच्छे स्टॉक में टिक ना पाए, उसको निकाल दिया जाए, उसके बाद स्टॉक को ऊपर लेके जाया जाए, जो अभी एशियन पेंट में हो रहा है। मार्क माय वर्ड्स, कोई भी यहाँ पे टिप नहीं है, एशियन पेंट आपको 1.5 साल के अंदर अंदर 51% का गेन देगा। मैंने 25 लाख का बाय किया हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को अपनी स्ट्रेटेजीज पे। एशियन पेंट मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है 25 लाख रुपीज का, कम से कम 50% का गेन 1-1.5 साल के अंदर अंदर एशियन पेंट देगा ही देगा। ठीक है, चलिए, तो यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आई होप ये क्लियर है। किसी को अभी भी डाउट है, किसी को अभी भी स्टॉप लॉस लगाने का मन करता है क्या? एक बार चैट में लिख दो, मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इनफ एग्जांपल दे दिए हैं दैट स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। आपका सारा पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाते रहोगे तो। ठीक है? नहीं सर, बस थैंक यू। तो यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना है सर, फिर हमें करना क्या है? हमें स्टॉप लॉस हमें करना क्या है मार्केट में? आपने कहा एसएल मत लगाओ, आपने कहा इंट्राडे मत करो, आपने कहा क्रिप्टो मत करो, आपने कहा एफएनओ मत करो, आपने बस इतना बोला है अच्छे स्टॉक को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। लेकिन यहां पे हमारे 2 क्वेश्चन हैं। मार्केट में कई बार बेकार स्टॉक भी ऊपर जाते हैं, तो उनको हम क्यों इग्नोर करें? तो यार प्लीज नोट इट डाउन, मार्केट में बेयर मिनिमम 4 तरीके के सिनेरियो हैं। जो भी पावरफुल प्लेयर्स हैं ना, ये इन 4 तरीके के सिनेरियोज में ऑपरेट करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, किसी भी अच्छी कंपनी का ऊपर के रेटों पे मिलना। सिनेरियो नंबर 2, एक अच्छी कंपनी का नीचे के रेटों पे मिलना। अब सर ये नीचे के रेट और ऊपर के रेट क्या होते हैं? नीचे के रेट कैन बी डिफाइंड एज मोटा मोटा 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसे आप देखोगे ये रेट है ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का। एक ही कंपनी में 2 साल के अंदर अंदर 5 बार ये ऊपर गई है और 5 बार नीचे भी आई है। तो अच्छी कंपनी हो चाहे बुरी कंपनी हो, वो ऊपर के एंड नीचे के हर तरीके के रेटों पे अवेलेबल होती है। एक ग्रेट कंपनी ऊपर के रेटों पे मिलना, दैट इज सिनेरियो नंबर 1 इन द मार्केट। एक ग्रेट कंपनी का नीचे के रेटों पे मिलना, दैट इज सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 3 होता है एक बेकार कंपनी का, एक घटिया कंपनी का ऊपर के रेटों पे मिलना। उसका मेरे पास अभी एट द मोमेंट एग्जांपल नहीं है। पेटीएम मान लो, आप पेटीएम इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, स्टिल वो डिसेंट रैली किया है उसने, तो बेकार कंपनियां भी ऊपर के रेटों पे हो सकती हैं। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी, बेकार कंपनी का नीचे के रेटों पे मिलना, जो पेटीएम कुछ देर पहले तक था। अब यार बेकार कंपनियों को मारो गोली, क्योंकि पावरफुल प्लेयर्स अपना 99% फंड अच्छी कंपनीज में एलोकेट करते हैं, बेकार कंपनियों में नहीं। तो हम लॉस मेकिंग कंपनी या बेकार कंपनी में काम नहीं करेंगे। आई रिपीट, एज अ पावरफुल प्लेयर वी आर गोइंग टू वर्क विद ग्रेट कंपनी, वी आर गोइंग टू वर्क विद ग्रेट कंपनीज। उन्हें हम सस्ते में बाय करके महंगे में बेचने की कोशिश करेंगे। नाउ आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेट कंपनी? हमें नहीं पता ग्रेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन आ रहा है ना आप लोगों के माइंड में, मुंडी हिला दो बताते हैं हाँ सर, हमारे दिमाग में आ रहा है कि अच्छी कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं, हमें यही नहीं पता अभी तक। तो यार नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। Guys, this is the definition of a great company. This is the definition of a great company. थोड़े बहुत पैरामीटर्स आप ट्वीट कर सकते हो, मोटा मोटा जो मैंने करंटली आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। These are the parameters, these are the categories of a great company. मोटा मोटा क्या है? नेट प्रॉफिट यार 200 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए, सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा की होनी चाहिए,
प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा का होना चाहिए। ये तीनों चीजें साथ में एंश्योर करती हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, कंपनी को धंधा करना आता है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, कंपनी को सप्लाई करना आता है। सारी चीजें एकदम क्लियर हैं बाय दिस थ्री थिंग्स कि कंपनी की सेल भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहे हैं एंड प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है। यार प्रॉफिट देखो 200 करोड़ से ज्यादा रखने का मेरा ये रीजन है कि अगर प्रॉफिट कम होते हैं ना, अगर कंपनी छोटी होती है तो उसको ऑपरेटर्स के लिए मैनिपुलेट करना आसान है। अगर प्रॉफिट बड़े होंगे, कंपनी बड़ी होगी, तो ऑपरेटर उसको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहां ऑपरेटर की मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज कम हो, ठीक है। लेकिन हमें ऑपरेटर पसंद है, ऑपरेटर हमारा दोस्त है, वो हम आगे सीखेंगे। साथ में ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमने तो रिटर्न ऑन इक्विटी सुना है, मुंडे लाके बताओ कितने लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सुना है? बहुत बड़ी जनता ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पक्का से सुना होगा। वो भी सही मैट्रिक है, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बेइज्जती नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू मी इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू जज अ कंपनी। एक कंपनी को जज करने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका होता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर 20% से ज्यादा होना चाहिए। सर अब ये नंबर होता क्या है, पहले तो ये बताओ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल मतलब पैसा, एम्प्लॉयड मतलब उसको एम्प्लॉय बनाना। मान लो मेरी कंपनी है हेमंत कैपिटल लिमिटेड करके, मैंने 500 करोड़ रुपए बिजनेस से उठाए हैं, अपनी इक्विटी जो है बेच के 500 करोड़ रुपए मैंने उठाए हैं लोन पे, जो है मतलब बैंक से लोन लिया है मैंने, मेरे पास टोटल 1000 करोड़ रुपए आ गए हैं। जब मैं उस 1000 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस पे लगाऊंगा तो एक साल बाद मुझे उस पे कितने परसेंट की ग्रोथ मिलेगी, दैट नंबर इज डिफाइंड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अ क्विक मैथ क्वेश्चन फॉर यू, अगर मैंने 1000 करोड़ रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर एक साल बाद मेरा ROCE नंबर निकल के आ रहा है 20%, तो मेरा पैसा कितना हो चुका है? अब प्लीज आंसर इन द चैट। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत फास्ट है लोग। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 1200 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब अगेन जब 20% की ROCE मेंटेन है तो 1200 करोड़ 1400 करोड़ नहीं होंगे, 1440 करोड़ होंगे। कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करती है, ठीक है। तो यार ये नंबर कम से कम 20% का होना चाहिए। नेक्स्ट यार आई वाज स्टडीइंग कि किस तरीके की कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं, एंड रीजन निकल के आया यार लोन वाली कंपनी। लोन एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे से अच्छे राजाओं का पूरा सिंहासन, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया है। लोन वो होता है, कर्जा वो होता है। जैसे इंडिया का एक सबसे बड़ा राजा हुआ करता था अनिल अंबानी, पूरा वाइप आउट हो गया है केवल और केवल लोन की वजह से। विजय माल्या वाइप आउट हो गया है केवल और केवल लोन की वजह से। आर पावर, आर कॉम, सूज लोन, ऑल दीज कंपनीज हैव बीन वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ लोन। ये कंपनीज ऊपर से 97% से भी ज्यादा गिरी थी, 99% इवन टू बी एग्जैक्ट, केवल और केवल लोन की वजह से। तो हम ऐसी कंपनीज में काम करना अवॉइड करेंगे जिन पे कर्जा, जिन पे लोन बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे? उसके लिए हम डिफाइन करेंगे डेट टू इक्विटी। अब वो डेट टू इक्विटी की जो रेशियो है, दैट शुड बी लेस देन 0.2। डेट टू इक्विटी की रेशियो शुड बी लेस देन 0.2। गाइस किसी ने लिखा है चैट में आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज क्लियर है? बाकी लोग बताओ, एम आई लाउड एंड क्लियर? यस। तो गाइस जिनको आवाज नहीं आ रही है काइंडली रीजॉइन, ठीक है। आप रीजॉइन करोगे तो उम्मीद है आपको आवाज आ जाए, ठीक है। चलिए, परफेक्ट LNC, क्या बात है, गणेश भाई शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। एनीवे, तो यार इसीलिए मैं वैसी कंपनी से काम नहीं करता जिन पे बहुत ज्यादा लोन है। गौरव जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली चैट में, सर अडानी पे भी लोन है। बिल्कुल, मैं अडानी में भी काम नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली मैं अडानी की किसी कंपनी में काम करता हूँ जिस कंपनी पे लोन ना हो ऑब्वियसली, या कम हो उसमें। तो हम कम लोन को कैसे डिफाइन करेंगे? डेट होता है लोन, इक्विटी होता है खुद का पैसा। आई रिपीट, डेट होता है लोन, इक्विटी होता है खुद का पैसा। खुद के पैसे के कंपेरेटिवली लोन बहुत कम होना चाहिए। ये रेशियो 0.2 का मतलब है अगर मेरा खुद का पैसा है 100 करोड़ रुपए तो लोन 20 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर खुद का पैसा है 1000 करोड़ रुपए तो लोन 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज गाइस, थोड़ा ठंड रखा करो यार, बैंक्स पे मैं आऊंगा, बैंक्स को हम अलग तरीके से फिल्टर करेंगे, डोंट वरी यार। पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में, क्या करें। एनीवे, डेट टू इक्विटी हमारी जनरली बाकी कंपनीज के लिए 0.2 से कम होनी चाहिए। बैंक्स को हम अलग से डिफाइन करेंगे, गिव मी 5 मिनट। रिटेल शेयर होल्डिंग, जो रिटेल होते हैं, देखो कंपनी में ना 4 तरीके के शेयर होल्डर होते हैं मोटा मोटा। पहले होते हैं प्रोमोटर्स, जो लगभग कंपनी के मालिक होते हैं।
दूसरे होते हैं एफआईआईज। एफआईआईज वो होते हैं जिन्होंने बाहर का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है। तीसरे होते हैं डीआईआईज। डीआईआईज वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्होंने इंडिया का पैसा इंडिया में ही लगा रखा है। एंड चौथे होते हैं इस सिद्धि उंगली जैसे पब्लिक रिटेलर्स, जिनके पास ना शेयर्स को मैनिपुलेट करने की ताकत है, ना किसी भी कंपनी को मैनिपुलेट करने की ताकत है। पब्लिक को बोला जाता है वीक हैंड्स। बाकी तीनों प्लेयर मिलके बनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड। बाकी तीनों प्लेयर प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ये तीनों मिलके बनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड। अब मैं एक छोटी सी क्विज है आपके लिए। गाइस जो लोग सो रहे हो उठ जाओ, क्योंकि यार ये पॉइंट भी अगर आपने समझ लिया ना, यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये मेरी गारंटी है। ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है बहुत, अगर ये पॉइंट भी आपने समझ लिया तो ठीक है। मैं रिलायंस पे आता हूं, ध्यान से समझना। रिलायंस लगभग 17 लाख करोड़ की कंपनी है। रिलायंस लगभग 17.6 लाख करोड़ की कंपनी है। जब ये ऑल टाइम हाई पे थी बाय द वे, तब रिलायंस थी 16 लाख करोड़ की कंपनी। कितने की थी? 20 लाख करोड़ की कंपनी। अब एग्जांपल के लिए हम 20 लाख करोड़ रखेंगे। रिलायंस है 20 लाख करोड़ की कंपनी। 20 लाख करोड़ की कंपनी में से पब्लिक के पास, प्रमोटर के पास है 50%, एफआईएस के पास है 20%, डीआईएस के पास है 18%, 90% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के पास है। 90%, 90% होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के पास है। मात्र 10%, केवल 10% होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है, जो चुन्नी मुन्नी पब्लिक है, आप जैसे मुझ जैसे लोग हमारे पास है। अब एक क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर दो यार मुझे, ठीक है। पब्लिक पावरफुल प्लेयर जैसे वर्क कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 20 लाख में से 90% है पावरफुल प्लेयर्स के पास एंड 10% है पब्लिक के पास। तो जब रिलायंस कंपनी ऊपर से 20% गिरेगी, जो रिसेंटली गिरी हुई थी, अब बढ़ना शुरू कर चुकी है, तो ज्यादा लॉस किसका होगा? ज्यादा लॉस पावरफुल प्लेयर्स का होगा या पब्लिक का होगा? ऑब्वियसली पावरफुल प्लेयर्स का होगा, क्योंकि उनके पास 90% होल्डिंग है, पब्लिक के पास केवल 10% है। अगर पावरफुल प्लेयर्स के पास ज्यादा होल्डिंग है कंपनी के नीचे गिरने की वजह से, अगर पावरफुल प्लेयर्स का ज्यादा लॉस हुआ है, तो हु विल मेक श्योर कि कंपनी वापस से ऑल टाइम हाई पे जाएगी? पब्लिक इंश्योर करेगी ये या फिर पावरफुल प्लेयर्स? बताइए। ऑब्वियसली सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, पावरफुल प्लेयर्स।